हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी और आज हम बात करने वाले हैं 2006 में आई एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म द ग्रेव डांसर्स की, जिसे डायरेक्ट किया था माइक मेंडेस ने। एंड इस मूवी को IMDb रेटिंग्स मिले थे 5.5 आउट ऑफ 10। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो बहुत डरी सहमी सी हुई है और कमरे के कोने में बैठकर टॉर्च से इधर उधर चेक कर रही है। उसके बाद एक डरावनी आवाज सुनाई देती है और अचानक से एक अदृश्य शक्ति इस लड़की को मारने पीटने लगती है, बिस्तर पर फेंक कर उसका गला दबाने लगती है। फिर एकदम सब कुछ शांत हो जाता है। उसे लगता है कि वो बच गई, लेकिन तभी अचानक एक फांसी का फंदा उस लड़की को खींचकर बाहर लॉबी में ले जाता है और फिर सीलिंग से लटका देता है। एंड उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हमें उसके हाथ से एक एनवलप नीचे गिरता दिखता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम मिलते हैं फिल्म के 4 मेन कैरेक्टर्स से। हैरिस, उसकी पत्नी एलिसन, हैरिस के कॉलेज फ्रेंड्स कीरा एंड सिड। अब से 1 साल पहले उनके बेस्ट फ्रेंड जेविन की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वो लोग उसी के फ्यूनरल में यहाँ आए हुए हैं। कुछ टाइम वहाँ पे रुकने के बाद एलिसन घर लौट जाती है और हैरिस, कीरा एंड सिड अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए कुछ टाइम रेस्टों में स्पेंड करते हैं। अब रात के 11 बज चुके थे। हैरिस घर जाना चाहता था, लेकिन सिड चाहता था कि वो तीनों पर्सनली अपने दोस्त को अलविदा कहें। इसलिए रात को उस समय वो तीनों ग्रेवयार्ड पर जाते हैं। वो लोग दुखी तो थे ही उस समय, लेकिन वो लोग अपना गम भुलाने के लिए वहाँ ड्रिंक करने लग जाते हैं और फिर अपने आप में ही बिजी हो जाते हैं। हैरिस अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कीरा के साथ तो फ्लर्ट भी करने लग जाता है। किसी को ये ख्याल तक नहीं रहता कि ये जगह कौन सी है और वक्त क्या हो रहा है। फिर सिड को अपनी दोस्त की कब्र के ऊपर से एक एनवलप मिलता है। ये वही एनवलप था जो हमने स्टार्टिंग में उस लड़की के पास देखा था। सिड उसे खोलता है। उसमें लिखा था, जो अभी भी जी रहे हैं उन्हें ये जिंदगी मुबारक, जितना जियो खुलकर जियो, हैव फन। और इस जीवन को एंजॉय करने के लिए वो लोग इन मरे हुए लोगों की कब्र के ऊपर भी नाच सकते हैं। सिड, हैरिस और कीरा तीनों ही काफी नशे में थे। ऐसा करना सही होगा या नहीं वो ये सोचने की हालत में भी नहीं थे। तो सिर्फ एंजॉय करने के लिए ही वो तीनों 3 अलग अलग ग्रेव्स के ऊपर नाचने लगते हैं और बन जाते हैं ग्रेव डांसर्स। वो रात उन तीनों ने ऐसे ही बिताई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हैरिस घर लौट आता है और आगे सब कुछ इसी दिन से चेंज हो जाने वाला था। उसी दिन से एलिसन कुछ अजीब फील करने लगी थी। उसी बार बार दरवाजे पर टैपिंग सुनाई दे रही थी, जबकि वहाँ कोई नहीं था। ऊपर से किसी के चलने की वहाँ पर आवाजें आ रही थी। दरवाजा अपने आप खुल रहा था और तो और एलिसन को बार बार एक लड़की की आवाज भी सुनाई दे रही थी। उस वक्त हैरिस को कुछ अजीब नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे बाद में उसे भी आवाजें सुनाई देने लगी थी। रात को बिल्ली रोने लगी और उनके घर में पियानो को भी कोई प्ले कर रहा था। ये सब कुछ रात में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। तो सिक्योरिटी के लिए हैरिस ने दरवाजे पर अलार्म तक लगा दिया, लेकिन जो उन्हें परेशान कर रहा था उसे उनके घर पे आने से कोई रोक नहीं पाया। एक रात जब एलिसन कमरे में अकेली सो रही थी तो एक लड़की की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है, जैसे कोई विस्पर कर रहा हो। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उसे सफेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई देती है। वो कह रही थी कि हैरिस सिर्फ उससे प्यार करता है और साथ ही वो एलिसन पर हमला कर देती है। तो एलिसन भागते हुए नीचे जा पहुंचती है। हैरिस उसे संभाल तो लेता है, लेकिन एलिसन बिल्कुल श्योर हो चुकी थी कि ये सब कुछ कीरा ही कर रही है, क्योंकि वो फ्यूनरल के बाद से ही हैरिस को बार बार कॉल कर रही थी, इवन घर में भी। और एलिसन की आवाज सुनते ही वो फोन काट देती थी। एलिसन को ये लगने लगा था कि शायद कीरा को अपना बॉयफ्रेंड वापस चाहिए, लेकिन हैरिस इस बात को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता। लेकिन अलार्म तो बजा था, फोर्स एंट्री तो हुई थी और अलार्म की वजह से घर में पुलिस तक पहुंच चुकी थी। लेकिन पूरे घर में अच्छे से सर्च करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। एलिसन अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो वो उसी वक्त हैरिस को लेकर कीरा को कन्फ्रंट करने जाती है। लेकिन उसके घर में जाते ही उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस होती है। घर में एक भी लाइट नहीं जल रही थी, दरवाजा लॉक था। बार बार नॉक करने के बाद भी उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो वो दोनों घर के बैक डोर से अंदर एंटर करते हैं और दोनों घर के अंदर जाते ही चौंक जाते हैं। पूरे घर में चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। फूड कैंस, बर्तन, कपड़े, पानी, सब कुछ।
सब कुछ तहस नहस हो चुका था। एक रूम की दीवार पर बहुत कुछ लिखा हुआ था तो हैरिस उस रूम के अंदर जाने लगता है और उसी रूम में कीरा मिलती है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। खून में लथपथ थी वो, उसके पूरे शरीर पर घाव थे। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और चेक करने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि उसे सेक्सुअली हैरेस किया गया है और कीरा अभी बहुत बुरी तरह से ट्रॉमेटाइज है। फिर हैरिस सिड को कॉल करता है ये सब बताने के लिए। तब उसे पता चलता है कि सिड के साथ भी बहुत कुछ अनयूजुअल हो रहा है। उधर जब एलिसन हॉस्पिटल कॉरिडोर में अपने पति के लिए वेट कर रही थी तब उसे अपने सामने एक लाश दिखती है जो उसे बुला रही थी। उसके पास जाते ही वो लाश उसे खींचने लगती है। एलिसन बहुत ज्यादा डर गई थी, वो चिल्लाने लगती है, लेकिन जब हैरिस आकर देखता है तो वहाँ पर कुछ नहीं था। तो वो उसे लेकर उसी वक्त सिड के घर जा पहुँचता है। तो वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स फ्रांसिस और विंसेंट से। असल में पिछले 3 हफ्तों से एलिसन और हैरिस के साथ जो कुछ भी हो रहा था इस घर में भी वही सब हो रहा था। बार बार जगह जगह आग लग रही थी, छोटे बच्चे के फुटप्रिंट्स दिखाई दे रही थी और इन सब से सिड का मानना था कि ये घर हॉन्टेड है। लेकिन अगर ये घर हॉन्टेड होता तो हैरिस के साथ भी सेम टाइम पर ये सब चीजें क्यों होती। ऊपर से कीरा ने भी बयान दिया था कि उसके साथ भी ये सब कुछ हो रहा है 3 हफ्ते पहले से ही, यानी कि प्रॉब्लम इन 3 लोगों के साथ ही है, ना किसी के घर में। इन लोगों ने ही जरूर कुछ किया होगा। फिर एलिसन अपने पति को फोर्स कर पूछती है और तब जाकर सभी को उस फ्यूनरल वाली रात के बारे में पता चलता है। तब हमें ये भी पता चलता है कि उन लोगों ने सिर्फ ना उन कब्र पर डांस किया था बल्कि सिड और हैरिस ने उस पर टॉयलेट भी किया था। फिर सिड उन्हें उस ब्लैक कार्ड के बारे में बताता है जिससे फ्रांसिस और विंसेंट को कुछ हिंट्स मिलते हैं और वो डिटेल में स्टडी करने लगते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि इन 3 लोगों ने उन कब्र के अंदर सोई हुई आत्माओं का अपमान किया था जिससे उन पर कर्ज लगा और उसी की वजह से अब ये सब उनके साथ हो रहा है। उन्हें जो कार्ड मिला था और उसमें जो पोएम थी वो असल में उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए ही थी। अब इन तीनों लोगों को 3 अलग अलग आत्माएं चेस कर रही थी। उनके पास सिर्फ 1 महीने का वक्त है जिसमें से 3 हफ्ते ऑलरेडी बीत चुके हैं, लेकिन इसका असर अभी भी 1 और हफ्ते चलने वाला था और ये 7 दिन ही सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाले थे। ये आत्माएं उन्हें मार कर ही रुकेगी। भले ही अभी तक हैरिस और सिड के साथ कुछ सीरियस नहीं हुआ, लेकिन कीरा सीरियसली इंजर्ड हो चुकी थी। मतलब हैरिस और सिड अभी बहुत बड़ी मुसीबत में हैं और हैरिस की वजह से एलिसन भी अब इस जाल में फंस चुकी है। ये आत्माएं कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं, इसका एक नमूना हमें इसी बीच देखने को मिलता है। हॉस्पिटल में कीरा पर फिर से हमला होता है। हम देखते हैं कि बिल्कुल फर्स्ट सीन की तरह कोई अनसीन फोर्स उसे मारने लगता है, बालों से खींचकर कमरे के कोने में ले जाता है, टॉर्चर करता है। उसकी चिल्लाने की आवाज से लाइट फ्लिकर करने लगती हैं, चीजें इधर उधर गिरने लगती हैं और जो नर्स देखने वहाँ पर आई थी उसकी भी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ये सब देखकर सिड और हैरिस नेक्स्ट डे ही विंसेंट और फ्रांसिस को उस ग्रेवयार्ड में ले जाते हैं किसने कौन से ग्रेव पर डांस किया था ये दिखाने के लिए। और जो पता चला था वो ये है कि तीनों ग्रेव्स ही किसी न किसी क्रिमिनल की थी। सिड वाली आत्मा थी एक छोटे 8 साल के बच्चे की जो कि मेंटली सिक था और उसका आग के प्रति एक अट्रैक्शन था। वो आग के साथ खेलना पसंद करता था, उसे मजा आता था। फाइनली एक रात उसने अपने पूरे परिवार को जलाकर मार डाला। हैरिस को जो आत्मा चेस कर रही थी वो एक पागल पियानो टीचर की आत्मा थी जिसने अपने लवर और उसकी पत्नी का खून किया था, वो भी कुल्हाड़ी से मार के। लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक आत्मा थी वो कीरा को चेस करने वाली आत्मा थी। वो एक साइकोमैनिक था जो लड़कियों को केज में रख कर उन्हें टॉर्चर करता था। इनफैक्ट उसके मरने के बाद पुलिस को उसके घर में केज के अंदर से 2 लड़कियों की स्केलेटन भी मिली थी। इसे पढ़ने के बाद वहाँ सबको अपने एक्सपीरियंस से रिलेट करना आसान हो गया था। हैरिस के घर में ये पागल पियानो टीचर ही हॉन्ट कर रही थी, उसे ही एलिसन कीरा समझ रही थी और पियानो की आवाज भी उसी की वजह से आ रही थी। सिड के घर में फुटप्रिंट्स उसी 8 साल के बच्चे की थी और कीरा को उस साइको आदमी के टॉर्चर का ही शिकार होना पड़ा था। अभी कुछ ही दिन बाकी है 1 महीना खत्म होने में। ऐसे में इस शाप को खत्म करने का एक ही उपाय है, इन तीनों लाशों को कब्र से निकाल कर फिर से दफन करना होगा प्रॉपर तरीके से। तो हैरिस, कीरा और सिड ऐसा ही करते हैं। कब्र खोदते समय भी उनके ऊपर वो आत्माएं हमला कर रही थी। कीरा तो उसी कॉफिन में दफन तक हो गई थी। सिड के शरीर पर भी आग लग गई थी, लेकिन समहाउ वो उन स्केलेटन को बैग में भरने में कामयाब हो चुके थे। फिर अगली सुबह ही उन तीनों बैग्स को दफन कर दिया जाता है और सभी
सभी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन इन चीजों से पीछा छुड़ाना इतना आसान तो नहीं था। रात में हैरिस और एलिसन जब सो रहे थे तो एलिस को बाथरूम में से आवाज सुनाई देती है। वो एलिसन को बुलाने ही वाला था कि तभी वो देखता है एलिसन तो बाथरूम में से निकल रही है। तो उसके पास ये कौन सोया हुआ है? जब वो लाइट जलाकर देखता है तो देखता है कि उसी औरत की आत्मा है। मतलब कुछ भी खत्म नहीं हुआ था। उधर सिड और कीरा पर भी हमला हुआ था तो वो सब मिलकर फ्रांसिस और विंसेंट के घर जा पहुंचते हैं। शायद उनके पास कोई और उपाय हो, लेकिन वो लोग भी समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, ये शाप अभी तक कंटिन्यू क्यों हो रहा है। अब सिर्फ आज रात की रात ही बाकी है। अगर वो लोग किसी तरह से इसे सरवाइव कर पाए तो वो लोग बच जाएंगे। उन्हें लगा वो इस घर में सेफ है, लेकिन वो इस घर में भी सेफ नहीं थे। पहले कमरे में आग लग जाती है और फिर जब इधर उधर वो लोग भागने लगते हैं तो कीरा पर वो साइको आदमी हमला कर देता है। कीरा बेसमेंट में पहुंच चुकी थी। वो उन लड़कियों को देख पा रही थी कि कैसे वो आदमी उन लड़कियों को टॉर्चर करता था। उनकी कंडीशंस, खून, दर्द, उनकी चिल्लाहट, सब कुछ वो महसूस कर पा रही थी। मौत के बाद भी उस आत्मा को शांति नहीं मिली थी। वो अपनी शिकार कीरा पर कब्जा कर लेता है और उसको गला काट कर उसे मार डालता है। ये भयानक दृश्य देखने के बाद अब कोई भी इस घर में रुकना नहीं चाहता था, मगर वो लोग इस घर से भी बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि भूकंप होने लग जाता है। पूरा घर हिल रहा था, लेकिन जब फाइनली वो लोग दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि पूरे घर को चारों तरफ से लोहे की फेंस से कवर किया गया है। कोई भी दरवाजा और कोई भी खिड़की ओपन नहीं हो रही थी। फिर सभी लोग अब आगे क्या होगा ये सोचकर डर रहे होते हैं कि उसी बीच फ्रांसिस एक राज का खुलासा करती है कि उसे पता है कि ये शाप खत्म क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसने उन बैग्स में से उन 3 स्केलेटन हेड को निकाल लिया था। असल में वो उसे ऐसा प्रोजेक्ट ट्रीट कर रही थी जिसके लिए उसे एविडेंस की जरूरत थी, इसलिए उसने उन हेड्स को अपने पास ही रख लिया था। तब उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब उसकी जान भी खतरे में है। ऊपर से कीरा की लाश भी गायब हो चुकी थी। उस पियानो टीचर की आत्मा ने उसकी बॉडी को पोसेस कर लिया था और अब वो उन सभी को कुल्हाड़ी से मारने लगी थी। फिर वो लोग उन तीनों हेड्स को बैग में डालकर भागने में कामयाब हो जाते हैं, मगर फ्रांसिस को उस आत्मा ने मार डाला। नेक्स्ट था सिड। उसको उस बच्चे की आत्मा एक कमरे में बंद कर लेती है और आग लगाकर मार डालती है। उस आग में विंसेंट भी घायल हो गया था। फिर एलिसन और हैरिस उस बैग को लेकर ऊपर की तरफ भागते हैं। एटिक में से एलिसन नीचे जंप करती है जिससे वो बैग दफना सके, लेकिन उस पियानो टीचर का हेड उससे गिर जाता है। हैरिस उसे उठा तो लेता है, मगर ये आत्मा उसे कॉर्नर कर चुकी थी। हैरिस के पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। उसी वक्त एलिसन गाड़ी लेकर डायरेक्टली घर में घुसा देती है। अपने पति को बचाती है, लेकिन इस आखिरी घंटे में ये आत्माएं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। वो अपने शिकार को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। इस बार हैरिस के साथ साथ एलिसन पर भी हमला होता है। वो दोनों ही हार मान चुके थे कि यहीं पर शायद अब उनका अंत है। ये आत्मा हैरिस को जिंदा ही दफना देती है। बेचारी एलिसन में इतनी ताकत ही नहीं बची थी कि वो अपने पति को और बचा पाए। ऐसे में तभी विंसेंट आकर उस हेड को दफना देता है और आत्मा को नर्क में जाने का ऑर्डर देता है। मतलब कि फाइनली अब ये कर्ज खत्म हो ही गया। एलिसन और विंसेंट दोनों मिलकर हैरिस को बाहर निकालते हैं। कीरा और सिड का प्रॉपर फ्यूनर किया जाता है। इसी के साथ साथ इनकी लाइफ से ये कर्ज भी खत्म हो जाता है, मगर ये कर्ज किसी और के लिए जाल बिछा रहा था और इन सब के पीछे उस ग्रेवयार्ड के सिक्योरिटी गार्ड था जो कब्र के ऊपर वो ब्लैक एनवलप छोड़ता था। इस मूवी में सिक्योरिटी गार्ड की प्रेजेंस बहुत ही कम है, लेकिन इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा, क्योंकि वो ही इस जाल को बिछाने का काम करता था। लेकिन सवाल ये था कि वो ऐसा करता क्यों था? शायद से वो नर्क का यमदूत था जो लोगों को ललचाकर नर्क में ले जाता था। ये गार्ड जो कि एक शाप है, हो सकता है कि उन आत्माओं को उनका शिकार दिलवाने में उसे भी कुछ फायदा मिलता हो। प्योर सोल जिन्हें सही गलत का फर्क पता था, वो लोग इससे सेफ रहते थे। गलत लोग ही इस जाल में फंस जाते थे। जो मजे लेने के लिए दूसरों के गम पर नाचते हों, उन्हें तो नर्क में ही जाना चाहिए। आई होप गाइस कि ये मूवी आपको पसंद आई हो। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।